कहते हैं दोस्ती की पहचान संकट के समय में होती है। भारत के आने से रूस पहुंचते हैं और उसके अगले ही दिन एक खबर निकल कर आती है कि रूस ने भारत को बचाया। भारत के किसी महत्वपूर्ण लीडर पर हो सकता था हमला। अब हो सकता था कि ये पीएम मोदी हो सकता था ये अजीत डोभाल हो सकता था ये डॉक्टर एस जयशंकर हो, या हो सकता था ये अमित शाह हो। इस वक्त कई हाई प्रोफाइल के लोग हैं जिनको रूस ने बचा लिया। आखिर क्या है मामला और इन सब मामले में तुर्की का नाम क्यों आ रहा है? क्या तुर्की की मिलीभगत थी? जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं रूस ने एक लिस्ट दिया है भारत को। अब उस लिस्ट को क्या भारत पूरा करेगा? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है भारत और रूस में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं खबर, ये खबर रूस की सरकारी एजेंसी टास ने पब्लिश की है और बकायदा एक वीडियो भी पब्लिश किया है। इस वीडियो ने तहलका मचा दिया है। बात क्या हुई है? बात हुई है ये कि एक बंदे को पकड़ा गया और वो बंदा एक बहुत बड़ी प्लानिंग लेकर चल रहा था। दरअसल इसे कहा जा रहा है कि ये आईएस का यानी कि इस्लामिक स्टेट का अनुयायी था और इसका इरादा भारत में एक बड़ा कांड करने का था। और इसे पकड़ा किसने? इसे पकड़ा है रूस की जो सिक्योरिटी एजेंसी है, उसने इसे पकड़ा, रसिया का फेडरल सिक्योरिटी सर्विस। और ये एक आतंकवादी हमला करने वाला था भारत में जो रूलिंग सर्कल है, यानी कि जो सत्तावादी पार्टी है उसके किसी नेता के लिए। हो सकता था ये प्लानिंग पीएम मोदी के लिए हो, या फिर अमित शाह के लिए हो, या फिर डॉक्टर एस जयशंकर, या और भी कोई, क्योंकि बहुत इस वक्त लोग हैं जो बेहद हाई प्रोफाइल हैं और जिनकी वजह से बहुत कुछ बदल गया है। ऐसे में इनका टारगेट कोई भी बन सकता था। अब इसका इरादा ये था कि ये किसी तरीके से उनके पास पहुंचता और आत्मघाती हमला करता, आत्मघाती हमला करके खुद को उड़ा देता और इन लोगों को शिकार बना लेता। पर समय रहते रूस को इसकी खबर मिल गई और रूस ने यहाँ पर लगाम लगा दिया, इसे पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद भारत को इसकी सूचना भी दे दी रूस ने। अब रूस ने भारत को सूचना क्यों दी? तो आपको बता दें, रूस ने भारत को इसलिए ये सूचना दे दी क्योंकि भारत और रूस के बीच में कई तरह के एग्रीमेंट साइन है और इस साइन एग्रीमेंट के तहत दोनों ही एक दूसरे को जानकारियां देंगे। किसी भी तरीके का अगर आतंकवाद संबंधित कोई भी बात हो तो वो बताएंगे। अभी हाल ही में एनएसए अजीत डोभाल भी रूस पहुंचे थे और जब वो रूस पहुंचे तो वहां पर कथित तौर पर आतंकवाद के ऊपर भी बात हुई, अफगानिस्तान मामले को लेकर भी बात हुई। पर अब बात ये है कि क्या इसमें तुर्की का कोई रोल है? अब कहा यह जा रहा है कि ये जो बंदा था, ये बंदा असल में रहने वाला है सेंट्रल एशिया का। सेंट्रल एशिया मतलब ये जो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान का एरिया आप देख रहे हैं। लेकिन इसने ट्रेनिंग लिया और ये ट्रेनिंग कहाँ लिया? ये ट्रेनिंग लिया तुर्की में। अब क्या तुर्की फंडिंग करता है? तो आपको बता दें, तुर्की अभी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है, इसलिए क्योंकि तुर्की के ऊपर ये इल्जाम लगते हैं कि वो आतंकवाद को फंडिंग करता है। किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ये शख्स जुड़ा और उसके बाद इसके अंदर जहर भरी गई, जिसके बाद ये कई बार तुर्की गया और उसके बाद इसकी बड़ी प्लानिंग थी कि ये भारत पे आकर हमला करता। लेकिन उससे पहले ही रूस ने इसे वहां पे पकड़ लिया और पकड़कर बकायदा इसकी वीडियो भी जारी की, जिसमें साफ दिख रहा है कि ये इस बात को स्वीकार कर रहा है कि हाँ, हम जाकर भारत में कुछ ऐसा बड़ा प्लान कर रहे थे, हम ऐसा कुछ करते जिसमें कि रूलिंग पार्टी को बड़ा नुकसान होता। वैसे आपको बता दें, एफएसबी काफी एक्टिव है और अब तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिमाग कहे जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी की बम धमाके में मौत के बाद रूस की तमाम एजेंसियां एक ही सवाल की खोज कर रही थी कि आखिर दरिया दुगिन को किसने मारा। लेकिन रूस का दावा है कि इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया गया है। रूस ने यूक्रेन की खुफिया सेवाओं पर दरिया दुगिन की हत्या का आरोप लगाया है। वैसे 6 महीने चल रहे इस युद्ध में मॉस्को में पहली बार एक
राजनीतिक हत्या हुई है और रूस इसका संभावित बदला ले सकता है, जिससे यूक्रेन की चिंताएं जरूर बढ़ गई है। इसी एफएसबी ने एक बयान जारी किया और जिसमें कहा कि एक यूक्रेनी महिला का इस्तेमाल किया गया था इसमें, जो अपने 12 साल के बेटी के साथ रूस आई थी। इस बयान में ये भी कहा गया कि यूक्रेन की स्पेशल सर्विसेज ने इस हत्या की साजिश रची और इसे अंजाम दिया। यूक्रेनी महिला कथित तौर पर दरिया पर नजर रखने के लिए उनके पास वाले एक फ्लैट में रह रही थी। वो हत्या वाली रात उस फेस्टिवल में शामिल हुई थी जिसमें दरिया मौजूद थी। वहाँ से निकलने के 5 मिनट बाद दरिया की कार में बम ब्लास्ट हो गया और वो गाड़ी के भीतर ही जलकर मर गई। जहाँ एफएसबी ने पुतिन के दिमाग कहे जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन पर हमला करने वाले शख्स के बारे में निकाल लिया, तो वहीं भारत को भी एक बड़े कांड से बचा लिया। पर इन सब के बीच भारत और रूस के बीच क्या चल रहा है, तो आपको बता दें, भारत और रूस के बीच कई लेवल पर बहुत ज्यादा सहयोग चल रहा है। और इस सहयोग का सबसे ताजा तरीन उदाहरण ये है कि भारत और रूस ने एक नया रास्ता ढूंढ लिया है और इस नए रास्ते के तहत भारत और रूस अब यूएसडी के बगैर व्यापार करेंगे, जो हमने आपको कल बताया था। पर इन सब के अलावे बात है कि रूस अपना रूबल चलाएगा और भारत अपना रुपया चलाएगा, लेकिन चीजों को बैलेंस कैसे किया जाए। बिना बैलेंस किए तो दोनों के बीच व्यापार बहुत लंबा समय तक नहीं चलेगा। और जिस तरीके के आधार दिख रहे हैं रूस और पश्चिमी देशों के बीच, इतनी जल्दी प्रतिबंध रूस के ऊपर से हटने वाला नहीं है। ऐसे में दोनों देशों ने एक बड़ा उपाय भी निकाल लिया है और इस उपाय के तहत रूस ने भारत को एक लिस्ट सौंप दिया है। ये लिस्ट बेहद महत्वपूर्ण है और भारत के लिए भी बेहद फायदेमंद है। भारत रूस से तेल तो खरीद ही रहा है, कोयला भी खरीद रहा है और फर्टिलाइजर भी खरीद रहा है। भारत खरीदने का काम कर रहा है, लेकिन जब तक कुछ बेचने का काम नहीं करेगा तब तक भारत सफल नहीं हो पाएगा। ये बैलेंस व्यापार का नहीं चल पाएगा, क्योंकि सिर्फ भारत अगर खरीदता है तो भारत का व्यापार घाटा बढ़ता चला जाएगा। अब इसे देखते हुए रूस ने एक बड़ी सी लिस्ट दे दी और ये समझाया कि नहीं, हम व्यापार घाटा आपका नहीं होने देंगे, जिसके तहत रूस ने इस लिस्ट में भारत से मांगा है मेडिकल इक्विपमेंट्स, दवाइयाँ, केमिकल इंडस्ट्री इक्विपमेंट्स, गारमेंट्स, फर्नीचर और ज्वेलरी। और करीब कहा जा रहा है कि 71 इस तरीके के रिक्वेस्ट आइटम्स के किए हैं, जिसको भारत को देना है रूस को। रूस इसके जरिए बैलेंस करना चाहता है व्यापार को भारत के साथ। देश में रूस भारत के साथ इंपोर्ट को बढ़ाने की बात कर रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।